हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। मेरे ख्याल से आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट मैंने कमेंट पे देखी और मैं आप सबको थैंक यू करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने फिजिक्स का क्लास 9th एनसीईआरटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज मैं एक छोटी सी वीडियो डालने जा रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि अब इस वीडियो को रेगुलरली और लंबी वीडियो डालें ताकि हम इसके बारे में डिटेल में और जल्दी कोर्स को समझ सकें। हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटी की। व्हाट इज अ ग्रेविटेशन? आप सब जानते हैं कि ग्रेविटेशन हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान के चलिए कि सोचिए कि अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता कि आज हर आदमी आपको इस दुनिया में उड़ता हुआ कहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये ग्रेविटी है जो हर चीज को हमसे अपने आप से बांध के रखी है और ग्रेविटी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों की ये मेंटालिटी है कि ग्रेविटी जो है वो केवल और केवल अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन आप यहाँ इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जितनी भी बॉडी जिसका मास होता है उन सबके पास ग्रेविटी है। मेरी बात समझ में आई? यानी अगर हमारे पास एक मास है, हम भी एक मैटर से बने हुए हैं और यानी इसमें मैटर है, इसका मतलब मास है। क्या है मैटर? मैटर दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। ओके, इसका मतलब क्या? हम भी ग्रेविटी, हमारे अंदर भी ग्रेविटी है, यानी हम भी किसी को खींचते हैं। जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि दुनिया में जिस भी चीज का मास होता है, ठीक है, यानी हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि भाई हम जो चलते हैं इस दुनिया में, कई सारे प्राणी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाने चाहिए। आपकी ऐसी सोच हो भी सकती है। और क्या ये ग्रेविटी लगेगी? हाँ लगेगी। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में हर एक चीज का मास जो है, हर बॉडी का मास एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब कि अर्थ का जो मास है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है हमारे मास से। इसी वजह से मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे, हम एक दूसरे से नहीं चिपकते। ठीक है, जैसे मैंने ये पेन लिया, क्या मैं इसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हूं? हाँ लगा रहा हूं। लेकिन जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। कहने का मतलब कि अर्थ इनसे ज्यादा लगाव रखता है, मेरे से ज्यादा लगाव इससे अर्थ रख रहा है। तो ये क्या होगा? जब छोड़ने कैसे जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम आज जो शुरुआत करेंगे वो बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए, ये माना जाता है कि ये न्यूटन का, हमारे न्यूटन साहब का, वही एप्पल वाले साहब जो बैठे हुए थे एक दिन पेड़ के नीचे ख्यालों में, और एप्पल गिरा तो उनकी ये सोच आई कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। हम लोग सब सुन चुके हैं, कहानी है, लेकिन भाई उनको ये सक्सेस मिली और आज उनका नाम है। इसको हम न्यूटन का फोर्थ लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा, मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम होता है। थर्ड लॉ हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हमारा न्यूटन का फोर्थ लॉ है। ठीक है, इसको बोला भी जाता है। अब देखिए ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी हर बॉडी, सारी बॉडी की बात कर रहा है, यानी जिसका मास है, सारी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में
in the universe attracts, किसको अट्रैक्ट करेगा? एवरी अदर, every other body with a force which is, भाई जाहिर सी बात है कि आपस में जब अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा? एक दूसरे को एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अभी हम आगे इसको एग्जांपल से समझेंगे, जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो एक फोर्स दो मासेस के बीच में जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो एक मास इधर फोर्स, एक मास इधर फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आई? तो विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। भाई मासेस क्यों बोल रहे हैं? यानी दो बॉडी के बीच में लगने वाले, और जिनका मास नहीं, प्लूरल में मासेस कहेंगे क्योंकि हम दो बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ग्रेविटी जो है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट में लगती है। बात समझ में आई? सो मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टू द स्क्वायर। जी, तो मैं बात कर रहा था कि ग्रेविटी हमेशा दो चीजों के, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो बॉडी के जिसमें मासेस होते हैं उनके बीच में लगेगा, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी इसका मैं मतलब समझाऊंगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही? यानी अगर दो बॉडी है जिसकी दूरी अगर ज्यादा हो गई तो भाई जाहिर सी बात है कि उसमें जो लगने वाली ग्रेविटी है वो कम लगेगी, और अगर दूरी कम है तो उसमें ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। ये आगे चल के आपको बहुत सारी चीजों में ये सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स, हम इसका अगर इसको आगे बात करें, इन अदर वर्ड्स, in other words, gravitational force is a non-contact force। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है भाई, ये कैसा फोर्स है, किस तरीके का फोर्स है? ये भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कहने का क्या मतलब है? आप लोग सब पहले से नोट डाउन कर लें जी। तो मैं बात कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और एक जगह सूरज जी भी है, तो सूरज भी हमारी अर्थ पे एक ग्रेविटी लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रेविटी जो उस पे लगाएगा उसके लिए अर्थ को बार बार सूरज के कांटेक्ट में उसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
वो दूरी से ही उसको एक फोर्स लगाता है, यानी उसमें कोई भी ताल्लुकात नहीं होते और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मेरी इतनी बात समझ में आती है? चलिए आगे देखते हैं। सो मैं बात कर रहा हूं एक और पॉइंट की कि ग्रेविटी जो होती है बच्चा, हमेशा अट्रैक्टिव होती है इन नेचर। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए करना ही अट्रैक्टिव कहते हैं, और ये हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होती है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस चीज पे? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिपेंड्स करता है डायरेक्टली ऑन देयर मासेस। ये बात हम लोगों ने ले ही चुकी है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यानी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी। ठीक है। ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऑन द, छोटा नहीं भाई, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भाई कहां कहां एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल टू चार्जेस। ये अभी आपका कोर्स में नहीं है, आपकी ये मेनली 12th में आता है, जहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे, जो कि आपको 11th से भी थोड़ा आगे जाकर के 12th में समझ में आएगा। वहां पर भी टीचर्स छोड़ते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में 11th में। एप्लीकेबल टू चार्जेस, मासेस एंड मैग्नेटिक पोल्स। भाई अगर आप, कॉमन सेंस की बात है कि आप सोच के देखें कि अट्रैक्शन, एक मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, हमारा जो ये अर्थ है ये एक तरीके का बहुत बड़ा मैग्नेट ही है। अगर आप इसका बहुत ज्यादा दूरी है किसी मैग्नेट से, तो भाई उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दो उस पर एक फोर्स लगता तो सही है, लेकिन उसकी पावर उतनी नहीं लग पाएगी जितना कोई चीज उसके नजदीक में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर और इसको समझेंगे। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूं। This is a small demonstration video about the gravity. When a man has left the apple from his hand, it has came down. Okay, now here you can see that there are the two balls which is being attached on this small rod kind of thing, and two metal balls are being kept. Okay, now you can see after few times the small ball get attracted towards these metal balls. Why this is happening? Due to the gravitational force. So मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, दो गोले, दो गोला। कौन सा गोला? दो गोला। क्या बोला? गोला। चलिए देखिए, गोला, ठीक है, ये पीके वाला गोला। चलिए क्या है ये? गोला। एक गोला भाई दूसरे गोले को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये गोला इस गोले को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स माय राइट, जिस डायरेक्शन में मैं अभी खड़ा हूं, और ये गोला इधर की ओर यानी टुवर्ड्स माय लेफ्ट जो है वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इसके बीच की कुछ दूरी है जिसको हम आर बोल देते हैं। ठीक है,
और मैंने आपको बात करी थी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो मासेस के, यानी m1 m2, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी ये बड़ा तो ये बड़ा, ठीक है, एकदम से अट्रैक्ट करेगा, ठीक। फोर्स अगर बढ़ेगा इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी अगर ये बढ़ा तो फोर्स जो है वो दुगना घटेगा। ये 4 बार हुआ तो फोर्स वैसे ही कंपैरेटिवली घटता है, ठीक है। आइए इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। बात समझ में आई? और ये आपका साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे ही ये साइन हटता है तो आपको मालूम है, जैसे ही आपका ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसमें एक कांस्टेंट आ जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों न्यूटन ने करी थी, इतनी बात, ठीक है। इसके आगे आप सब मालूम है भाई, आप सब जानते हैं कि g की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कहां से आई, क्यों आई, ये सब आगे की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट न्यूटन साहब ने नहीं निकाली, ठीक है। आप कहोगे सर ये कैसी बात? हाँ, ये न्यूटन ने नहीं निकाली थी। दरअसल एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैवेंडिश, उन्होंने ये यूनिट हमें निकाल के दी, ठीक है। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत सी थ्योरियां आई, ठीक है। गैलीलियो आए, केपलर आए, जो आपकी एनसीईआरटी में है, और उसके बाद ये सब मॉडर्न डे साइंटिस्ट, ठीक है, और न्यूटन है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बातें समझ में आती, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और होपफुली हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ जी।